हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट इलास्टिसिटी। जो हमने पिछली वीडियो में हुक के नियम तक पढ़ा दिया था, और आज हम जो है हुक के नियम पर थोड़ा सा चर्चा करके उसके आगे जो है हम आज आपको पढ़ाते हैं। ठीक है। हुक का नियम हमने क्या बताया था। प्रत्यास्थता सीमा के भीतर लघु विकृतियों के लिए प्रत्यास्थता सीमा के भीतर लघु विकृतियों के लिए प्रतिबल जो है वो विकृति के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, जिसमें एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक, अनुक्रमानुपाती जो हमने सिंबल हटाया तो वहां एक नियतांक निकल के आया था ई, जिसको हमने कहा था प्रत्यास्थता गुणांक है। और प्रत्यास्थता गुणांक की चर्चा आज हम आपके सामने करने जा रहे हैं। प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक किसे बोलते हैं? प्रत्यास्थता गुणांक किसे बोलते हैं? प्रत्यास्थता सीमा के भीतर लघु विकृतियों के लिए प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं। यहां पे आप लिख सकते हो प्रत्यास्थता सीमा के भीतर लघु विकृतियों के लिए प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू प्रतिबल बटा विकृति, और इसी को बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। और प्रत्यास्थता गुणांक जो है पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करता है, यानी जिस प्रकार का प्रत्यास्थता, जिस प्रकार की प्रतिबल या विकृति होगी पदार्थ में, उसी प्रकार का प्रत्यास्थता गुणांक हमें प्राप्त होगा। जैसे यदि प्रत्यास्थता गुणांक यानी यदि विकृति जो है लंबाई में हो रही है तो उसे अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थता गुणांक बोलेंगे। यदि विकृति आयतन में हो रही है तो उसे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बोलेंगे। यदि विकृति अपरूपण में है, यदि विकृति अपरूपण है तो उसे दृढ़ता गुणांक बोलेंगे। तो आप इसे लिख सकते हो, प्रत्यास्थता गुणांक जो है वो तीन प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? पहला होता है हमारा अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको बोलते हैं यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको Y से डिनोट करते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको B से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और तीसरा होता है दृढ़ता गुणांक, जिसको बोलते हैं रिजिडिटी बोलते हैं। ठीक है। जिसको नीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो इन तीनों के बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थता गुणांक हम पहले पढ़ेंगे। ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये प्रकार पर निर्भर करता है ना, प्रत्यास्थता गुणांक पदार्थ की, कह सकते हैं प्रत्यास्थता गुणांक पदार्थ की प्रकार पर निर्भर करता है। जिस प्रकार का पदार्थ होगा, यानी यदि विकृति लंबाई में हो रही होगी तो वो अनुदैर्ध्य, यदि विकृति आयतन में हो रही होगी तो वो आयतन प्रत्यास्थता, यदि विकृति अपरूपण में हो रही होगी तो उसे दृढ़ता गुणांक कहेंगे। ठीक है। प्रकार पर निर्भर करता है, यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है। तो अब हम बारी बारी से एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका फार्मूला भी पूछा जाता है, इन पे सब पे भर भर के सवाल पूछा जाता है। तो हमें ये लगता है कि हो सकता है कि आयतन तक हो जाए, नहीं तो अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थता गुणांक तो आज हम पढ़ा ही देंगे अच्छे से। लंबी वीडियो होगी तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो रोक के आप ले लिया करिए, क्योंकि अगर यहाँ पे रुकेंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है।
अब यहाँ हम पहला पढ़ने जो जा रहे हैं उसका नाम है अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थता गुणांक। गुणांक जिसको हम y से डिनोट करते हैं, इसको अगर अंग्रेजी में आप लिखना चाहो तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो। अब आयतन प्रत्यास्थ अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थता गुणांक किसको बोलते हैं? मान लीजिए ये दृढ़ आधार है और इससे कोई तार जिसकी लंबाई यल है, ठीक है, और इस पे कोई m द्रव्यमान का पिंड हमने लटका दिया है और इस पिंड के कारण नीचे की तरफ भार mg काम करेगा और इस भार mg के कारण इसकी लंबाई में जो परिवर्तन हो रहा है वो डेल्टा एल का हो रहा है। पहले यल था, अब डेल्टा एल का इसमें परिवर्तन हो गया, ठीक है। अब इसमें जो भिन्नात्मक परिवर्तन हो रहा है लंबाई में, उसी को तो हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल। हमने बता दिया कि जब लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन होगा तो उसे हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल बोलेंगे, तो अनुदैर्ध्य विकृति बोलेंगे। और जब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, मान लीजिए, क्योंकि ये एक सर्किल का रूप धारण करेगा, जब इसको आप देखेंगे तो इसका आधार एक सर्किल होगा, इसलिए इसको पाई आर इसको लिख सकते हैं, ए के स्थान पर हम पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो इस भार mg के कारण ये क्रिया बल है और इस क्रिया के कारण ये छोटे छोटे अणु से मिलकर ये तार बना होगा, तो इसके अंदर एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल लगेगा जिसको हम प्रतिबल का रूप बोलते हैं, ठीक है। वही प्रतिबल का काम करता है जो यफ है। तो यहाँ से हमको मिल गया, हमने दृढ़ता गुणांक जो पढ़ा है उसको क्या पढ़ा है कि दृढ़ता गुणांक कहते हैं प्रतिबल और विकृति के अनुपात को। तो यहाँ पे हमने लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पे हम अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थता गुणांक अगर y की बात करें तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थता गुणांक। यहाँ लिख लीजिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति तो यहाँ पे अगर हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल की बात करें तो यहाँ पे जो ए क्षेत्रफल पर जो प्रतिबल काम कर रहा है, अभी हमने पीछे आपको बताया था भार mg के कारण, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं F अपान ए बटा अनुदैर्ध्य विकृति डेल्टा एल अपान एल। विकृति का फार्मूला भी बता दिया था हमने आपको पीछे, डेल्टा एल अपान एल को विकृति ही बोलते हैं, भिन्नात्मक परिवर्तन को लंबाई में। तो यहाँ अनुदैर्ध्य विकृति यहाँ हो गया, अनुदैर्ध्य प्रतिबल ये हो गया और y बराबर हो गया। तो y बराबर हम इसको लिख सकते हैं, l ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे एफ एल अपान ए डेल्टा एल। तो एक फार्मूला तो यहाँ से ये निकल के आ गया। अब ये एफ जो है mg के बराबर है, प्रतिक्रिया बल क्रिया के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y बराबर f के स्थान पर f बराबर यहाँ पे mg लिख देते हैं और a के स्थान पर ऊपर हमने लिखा है पाई आर स्क्वायर। कहाँ से आया? क्योंकि ये एक सर्किल है, कहीं ना कहीं इसका आधार, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले जाके रख देंगे, तो एफ एल mg एल अपान पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। एक फार्मूला ये निकल के आ गया और इस पे भर भर के सवाल आता है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ये फार्मूले को भी पूछ लेता है कभी कभी और इस पे सवाल भी आएगा, एकदम पक्का जान लीजिए, इस पे सवाल बहुत आता है, ठीक है। तो हमने बता दिया, अगर आपको लिखना है तो प्रत्यास्थता सीमा के भीतर लघु विकृतियों के लिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, यानी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। और इस बात को ध्यान में रखना है कि सबका मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगर इतना हो गया तो इसका बीमा जो होगा ml-1 t-2 होता है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, सबका। ओके, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो रुकने वाले नहीं है हम भैया, पहले ही बता रहे हैं हम आपको, क्योंकि यहाँ रुकेंगे, यहाँ बेवकूफी होगी रुकना भाई। आपको भी पता है, आप पॉज करके वीडियो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अब यहाँ हम आपको क्या बताएंगे? यहाँ पे बताएंगे दो तारों के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान कितना होता है। यदि दो तार की बात करें जिनकी लंबाई अलग अलग हो, जिनका द्रव्यमान अलग अलग हो, जिसमें जो लंबाई में भिन्नात्मक जो परिवर्तन हो वो अलग अलग हो, तो तारों के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान यहाँ लिख सकते हैं
दो तारों के लिए, इसमें सवाल बहुत आता है तारों के लिए, दो तारों के लिए अनुदैर्ध्य प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है, दो तारों के लिए अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थता गुणांक की हेडिंग है। मान लीजिए पहला तार एक दृढ़ आधार से, दूसरा तार एक दृढ़ आधार से। पहला तार जो है जिसकी लंबाई, अगर लंबाई की बात करें, जिसकी लंबाई L1 है और जिसका यंग प्रत्यास्था गुणांक Y1 है, और इसमें भार M1 लटकाए हैं, ठीक है, जिसकी लंबाई में वृद्धि इस भार mg, यम के कारण भार इसका द्रव्यमान नीचे की तरफ, इस M1 द्रव्यमान के कारण इसका भार mg नीचे की तरफ कार्य करेगा, जो इसकी लंबाई में डेल्टा एल का भिन्नात्मक परिवर्तन कर देगा, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए रहा होगा, ठीक है, इसको हम पाई R1 स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, अभी पीछे हमने बताया है। और दूसरा दृढ़ आधार जिससे एक दूसरा तार जिसकी लंबाई की बात करें अगर हम, तो L2 है, ठीक है, प्रारंभिक लंबाई L2, और जिसपे द्रव्यमान M2 हमने लटकाया है, इस द्रव्यमान M2 के कारण इसका भार नीचे की तरफ M2G, यहाँ M1G काम करेगा, और इस भार के कारण इसके तार में जो भिन्नात्मक परिवर्तन होगा वो डेल्टा L2 का होगा, और इसका जो यंग प्रत्यास्था गुणांक है Y2 है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, जिसको पाई R2 स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ यही आपको लिखना है, ठीक है। अगर हम इसका यंग प्रत्यास्था गुणांक निकालें पहले तार के लिए और दूसरे तार के लिए, पहले तार के लिए अगर बात करें, पहले तार के लिए y का मान का मतलब यंग प्रत्यास्था गुणांक, यानी यहां लिख सकते हैं y1 इज इक्वल टू, अभी पीछे हमने बताया था आपको, यहाँ पे हो जाएगा M1G L अपान डेल्टा, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर हम आपको इसको इस तरीके से समझाएं तो अभी हमने यंग प्रत्यास्था गुणांक का फार्मूला निकाल के बताया था आपको, mg L अपान पाई R स्क्वायर डेल्टा L बताया था। अब यहाँ m के स्थान पे क्या लिखना है, M1G लिखना है, mg के स्थान पे M1G लिखना है, और वही चीज करना है, L के स्थान पर L1 लिख देना है, पाई R स्क्वायर के स्थान पर पाई R1 स्क्वायर लिख देना है, डेल्टा L के स्थान पर डेल्टा L1 लिख देना है। बस इसलिए हमने इस फार्मूले को लिखा ताकि आपको पता चले कि ये हम कहाँ से ला रहे हैं। अगर इस तार के लिए निकालेंगे तो इसका यंग प्रत्यास्था गुणांक यहाँ पे सिर्फ इतना इतना कर देना है आपको, बस, ठीक है। अब दूसरे के लिए Y2 की वैल्यू अगर निकालेंगे, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, और दूसरे के लिए M2G L2 अपान पाई R2 का स्क्वायर डेल्टा L2। एक मिनट चेक कर लें वीडियो चल रहा है कि हम ऐसे ही पढ़ा रहे हैं आप लोगों को ओके चल रहा है वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जब भाग करेंगे, हम 1/2 करेंगे जब, तो हम लिखेंगे y1 अपान y2 इज इक्वल टू, यहाँ से जब देखेंगे तो ये पाई पाई से कट जाएगा, जी जी से कट जाएगा, तो हमें जो निकल के आएगा यहाँ पे निकल के आएगा M1 अपान M2 गुणे यहाँ पे L1 अपान L2 गुणे डेल्टा L1 L2 अपान डेल्टा L1, क्योंकि ये L2 ऊपर जाएगा और नीचे L1 आएगा, और गुणे R2 का स्क्वायर अपान R1 का स्क्वायर। इस बात को ध्यान दीजिएगा, अलग अलग तारों के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान अलग अलग होता है। अगर उसका अनुपात निकालना है तो वहां जब अनुपात निकालने के लिए देगा क्वेश्चन में, तो कभी कभी द्रव्यमान को बराबर कर देगा, तो वहां आपको द्रव्यमान नहीं लेना होगा। लंबाई बराबर कर देगा, लंबाई वैसे ही कट जाएगा तो नहीं लेना होगा, ठीक है। अगर L1 के बराबर L2 दिया रहेगा फार्मूले में, M1 के बराबर M2 दिया रहेगा, तो वहां ये सब चीजें छूट जाएंगी। इतना ध्यान में नहीं रखना है, इसको भी लेके चलना है साथ में आपको। हम इस पे सवाल लगवाएंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले थियरी कंप्लीट होने दीजिए, फिर सवाल भर भर के लगवाएंगे, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये हमेशा पूछा जाता है जब ठीक है, दो तारों के लिए अंदर प्रत्यास्था गुणांक का मान, ठीक। मैं इसलिए यहाँ से हटता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं तुरंत मिटाऊंगा। पहले ही बता रहा हूं भैया लोग, वो मेरे प्यारे भैया लोग, वीडियो को सब्सक्राइब शेयर भी कर दिया करो। मैं कितना हार्ड वर्क कर रहा हूं आपको पता भी है, आप लोगों के लिए हैं। थोड़ा सा आप लोग वीडियो को शेयर भी करा करो, सब्सक्राइब भी करा करो, लाइक भी कर दिया करो।
पता नहीं कितनी किताब को जोड़ के तो मैं वीडियो बनाता हूँ, आपको क्या ही पता क्या बताऊँ आपको। कम से कम 20 किताबों को जोड़ता हूँ, तो मोबाइल रखता हूँ, तो उस पर एक स्टैंड लिया हूँ छोटा सा, तब लगाता हूँ तो वीडियो बनता है। हैं, चलिए फिर भी ठीक है। अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अभी अगर आपको मैं बताऊं तो आयतन प्रत्यास्था गुणांक, चाहूं तो एक ही दिन में चैप्टर खत्म कर दूं, लेकिन लंबा होगा, आप लोग पढ़ेंगे नहीं, मुझे पता है। आयतन प्रत्यास्था गुणांक, अगर आयतन की बात करें तो भाई प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, ये आपने पढ़ लिया हुक के नियम में। तो एक बात बताइए, जब किसी वस्तु पर जितना आप प्रतिबल लगाइएगा, यानी जितना आप उस पर प्रेशर लगाइएगा, उसमें उतना ही विकृति होगा ना। तो यदि मान लीजिए कोई वस्तु किसी बीकर में पानी भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है, अगर हम उसमें कोई भी वस्तु ले लें तो उस पर जो अभिलंबवत बल लगेगा द्रव के द्वारा, वो क्या करेगा पता है? इसके आयतन में जो है ना, पहले इसका आयतन भी था, इस पे जो प्रेशर लग रहा है चारों तरफ से, वो घटकर माइनस डेल्टा भी हो गया, यानी भी माइनस डेल्टा भी हो गया, यानी पहले भी था माइनस डेल्टा भी हो गया। तो अगर आयतन प्रत्यास्था गुणांक की बात करें, इसे बीटा से बी से डिनोट करते हैं, सॉरी, इसको बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो B इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आयतन प्रतिबल, अगर इसका डिफिनेशन लिखना हो, आयतन प्रतिबल बटा आयतन विकृति, अगर आपको इसको डिफिनेशन में लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? लघु विकृतियों के लिए प्रत्यास्थता सीमा के भीतर आयतन प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को क्या बोलते हैं? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। अब आयतन प्रतिबल की बात करें तो F/A लिख सकते हैं हम, और आयतन विकृति हम देख रहे हैं भी से घट के डेल्टा भी हो रही है, माइनस डेल्टा भी हो रही है, यानी माइनस डेल्टा भी अपान भी। माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ आयतन घट रहा है, ये माइनस यही बात को बता रहा है कि यहाँ ये आयतन पहले भी था, अब घट के डेल्टा भी हो गया, मतलब पहले इतना बड़ा रहा होगा, अब कुछ इतना बड़ा हो गया होगा घट के, तो इसी को मैंने माइनस डेल्टा भी से डिनोट किया, ठीक है। घबराने की जरूरत ना बा इतना, ठीक बा। हाँ, तो अब एक हम लिख सकी थे कि B इज इक्वल टू F/A, और F/A को क्या लिख सकते हैं? P के बराबर लिख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू होता है F/A, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं एकांक आयतन पे लग रहा है कहीं ना कहीं प्रेशर, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिख देना है B इज इक्वल टू P अपान माइनस V डेल्टा V अपान V। अब V ऊपर चला जाएगा तो इसको PV अपान माइनस रहेगा जरूर डेल्टा V। तो हम क्या देख रहे हैं? आयतन प्रत्यास्था गुणांक क्या निकल के आ गया? इसका फार्मूला ये निकल के आ गया। ये भी इतना इंपॉर्टेंट है भैया कि आपको क्या ही बताएं हम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी बहुत सारे सवाल आते हैं, तो इसको भी आप उतार लीजिए। अगर आपको लिखना है, परिभाषा हमने बता दिया है, लघु विकृतियों के लिए प्रत्यास्था सीमा के भीतर आयतन प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। फिर इसके बाद ये चित्र बनाना, ये फार्मूले लिखना, इसे डिराइव कर देना, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ठीक, तो मिटा रहे हैं। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ हम संपीड्यता आपको पढ़ा देते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। संपीड्यता क्यों पढ़ा रहे हैं? कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड्यता, क्योंकि इससे रिलेट करता है। संपीड्यता यानी यहाँ पे कहें तो कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी। संपीड्यता क्या होता है? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को, जिसे बीटा से डिनोट करते हैं संपीड्यता को। अब यहाँ पे लिख लीजिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? संपीड्यता कहते हैं, संपीड्यता कहते हैं, जिसे बीटा से डिनोट करते हैं, जिसको लिख दिया बीटा से, जिसे बीटा से डिनोट करते हैं, लिखते हैं, निरूपित करते हैं, ठीक है भैया। तो बीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/B। यहाँ पे B क्या है? आयतन प्रत्यास्था गुणांक है, बीटा क्या है? कंप्रेसिबिलिटी है, ये फार्मूला इसका भी है। और सबसे बड़ी